हेलो देयर। जो हमारा लास्ट टॉपिक था गॉशेस लॉ पे, वहाँ पे हमने देखा दैट फ्लक्स जो मेरा 5 होता है, इट्स द इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल ए डॉट डी एस। ये किसके बराबर होता है? चार्ज कितना एनक्लोज्ड है और एप्सिलॉन नॉट। दिस वाज आवर लास्ट टॉपिक। आज हम गॉशेस लॉ को एक्सटेंड करेंगे। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा टुडे, मैं थोड़ा सा बीमार हूँ, सो I may be lazy today, but not lazy in the content which I provide you. Line integral line integral of electric field हम पहले आज देखेंगे. ओके, सेकंड जो है वो हम देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस. इसमें पोटेंशियल डिफरेंस भी आएगी, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना. फिर हम देखेंगे ग्रेडियंट, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन हमारा सेकंड टॉपिक होगा. यहाँ पे हम डिराइव करेंगे इज इक्वल टू माइनस डेल फाई. मतलब जब मेरे पास पोटेंशियल वही से दी गई हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, आज हम ये निकालेंगे. इससे पहले हम इन्वर्स निकालते थे, ठीक है ना. थर्ड जो होगा मेरा, ये होगा डाइवर्जेंस. आज थोड़ा सा मैथमेटिकल फिजिक्स भी होगा. डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फंक्शन. ओके, सी जो ग्रेडियंट है ये होता है स्केलर फंक्शंस का, डाइवर्जेंस होता है वेक्टर फंक्शन का. विल सी इट. ओके, जो मेरा मेन टॉपिक है फिर, इट इज गॉशेस थ्योरम एंड डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉशेस लॉ. अभी तक तो हमने इंटीग्रल फॉर्म देखी थी, आज हम डिफरेंशियल फॉर्म देखेंगे गॉशेस लॉ की, ठीक है ना. जो मेरी डिफरेंशियल फॉर्म होगी वहाँ पे मुझे चार्ज डेंसिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा, ठीक है ना. सो आई थिंक दिस इज गुड एनफ टू दिस लेक्चर. थोड़ा सा लेंथी लेक्चर होगा, बट आई विल ट्राई टू कवर ईच एंड एवरीथिंग जो भी आएगा इसमें. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो जो मेरा फर्स्ट टॉपिक है, इट्स लाइन. थ्योरी में लिखा था नहीं वो ज़्यादा, बट आई एक्सप्लेन बेटर. सो आई होप कि आप उसी से एक रेसिप कर लोगे, ठीक है ना. सी, लाइन इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है. सपोज मेरे पास कोई चार्ज है क्यू, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, स्पेस में. इन स्पेस आई एम हैविंग चार्ज क्यू. और थोड़ा सा नीचे, ओके, मेरा चार्ज क्यू है और कोई पॉइंट है स्पेस में, से इट इज P1 और यहाँ पे है पॉइंट P2. ओके, ग्रेट. नाउ मैं एक टेस्ट चार्ज को मूव करूंगा फ्रॉम पॉइंट P1 टू P2 इन दिस मैग्नेटिक फील्ड, इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बिकॉज ऑफ Q1, ठीक है ना. आर यू गेटिंग मी और नॉट. मेरे पास है चार्ज Q और मैं टेस्ट चार्ज को मूव करवाऊंगा स्पेस में फ्रॉम पॉइंट P1 टू पॉइंट P2, ठीक है ना, बाय डिफरेंट पाथ्स. दो आई विल डू दिस एक्सपेरिमेंट ट्वाइस फॉर टू डिफरेंट पाथ्स, दो पाथ्स के लिए, पाथ ए एंड पाथ बी. तो मैं देखूंगा जो मेरा लाइन इंटीग्रल होगा. लाइन इंटीग्रल क्या है? लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट डी एल, मतलब पाथ में इट्स लाइन इंटीग्रल. तो मैं फिर ये कैलकुलेट करूंगा और मैं देखूंगा क्या वो डिफरेंट पाथ्स में जो मैं मूव करवाऊंगा टेस्ट चार्ज को, क्या मेरा लाइन इंटीग्रल सेम आएगा कि नहीं. सपोज मेरा फर्स्ट पाथ जो है, इट्स समथिंग लाइक दिस. वेट, थोड़ा सा ऊपर लेते इसे. इट्स पॉइंट P2. ओके, सो दिस इज माई फर्स्ट पाथ, ठीक है ना. दिस इज माई फर्स्ट पाथ, इट्स पाथ ए.
ए। देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इट्स समथिंग लाइक दिस। ओके, अब इस पाथ ए में हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो दो सेक्शंस बनेंगे यहाँ पे। एक सेक्शन तो यहाँ तक है, फिर दूसरा सेक्शन है ये, ठीक है ना। तो ये सेक्शन जो है इसका लाइन इंटीग्रल जो है वो किसके बराबर है? लाइन इंटीग्रल। नाउ वन मोर थिंग, पोजीशन वेक्टर देखते हैं इनके। जो जो मेरा P1 है इसका जो पोजीशन वेक्टर है फ्रॉम चार्ज Q इट्स R1। सिमिलरली जो पॉइंट P2 का पोजीशन वेक्टर है इट्स R2। ओके, और अगर कोई रैंडम पाथ लेंगे उसका पोजीशन वेक्टर जो है इट्स R, तो ये है DR यहाँ पे। ओके, नाउ लाइन इंटीग्रल ऑन द सेगमेंट फ्रॉम पॉइंट P1 टू पॉइंट K। तो ये जो होगा इट्स लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक, या मैं फुल पाथ का ले लूंगा। सो लाइन इंटीग्रल फ्रॉम R1 टू R2, ये पूरी लाइन मैंने ले ली, पाथ ए पूरा ले लिया। ओके, क्या होगा? फील्ड कितना है? के क्यू बाई आर स्क्वायर, क्यू बाई आर स्क्वायर में के को 1 के बराबर ले लूंगा यहाँ पे। ओके, एंड यार नाउ इट्स क्यू इंटू 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। नाउ सी, यहाँ पे जो है इट्स द लाइन इंटीग्रल ऑफ द पाथ ए। जब मैं चार्ज ए को इस पाथ से ले लूंगा फ्रॉम पॉइंट P1 टू पॉइंट P2, ठीक है। जो मेरा ये लाइन है ना, ये लाइन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर है। क्या है मेरा? परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड। सो डॉट में परपेंडिकुलर इज जीरो। सो इसकी कंट्रीब्यूशन नहीं होगी, इस पाथ की कंट्रीब्यूशन नहीं होगी। तो ये जो लाइन इंटीग्रल मुझे निकला पाथ ए का, इट्स एक्चुअली गिवन बाय दिस वेरी सेक्शन, ठीक है ना। सेकंड का है जीरो। आर यू गेटिंग मी और नॉट? आर यू गेटिंग मी? इस सेक्शन का है जीरो बिकॉज ये परपेंडिकुलर है टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। बट जो ए पाथ है इट्स नॉट परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ग्रेट, नाउ सी, वेट। ओके, मैं कोई दूसरा पाथ ले लूंगा समथिंग लाइक दिस। ओके, अगर आप देखोगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है और लाइन इस तरफ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और लाइन इस तरफ। सो दे आर इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन। इनका लाइन इंटीग्रल जो होगा, इस पाथ का जो लाइन इंटीग्रल होगा, इट विल गेट कैंसल्ड आउट। क्या हो जाएगा ये? कैंसल आउट। किसका? इसका, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है तो साइंस देखो मैग्नीट्यूड सेम है बट साइंस आर डिफरेंट। सो इनका जो कंट्रीब्यूशन है टू द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज जीरो। कंट्रीब्यूशन इसकी आएगी इफ यू डू इट प्रिसाइजली बाय जियोमेट्री, यू विल इट्स पाथ बी यू विल अगेन फाइंड दैट पाथ बी का जो लाइन इंटीग्रल है इट्स ऑल्सो इक्वल टू, पाथ बी का जो लाइन इंटीग्रल है इट्स ऑल्सो इक्वल टू क्यू ऑफ 1 डिवाइडेड बाई R1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई R2। ओके, द लाइन इंटीग्रल ऑफ द सम ऑफ फील्ड्स इक्वल टू द सम ऑफ line integrals of the fields. That means from point P1 to P2 E dot dl जो है मेरा it's from P1 to P2 E1 dot ds plus integral P1 to P2 E2 dot ds. That means if you are having more than one charges तो ऐसे आएगा, ठीक है। और getting me the line integral around any closed loop का कितना होगा? closed loop का होगा जीरो बिकॉज 1 by R1 होगा बराबर 1 by R2 के। दैट मीन्स द लाइन इंटीग्रल
around any closed loop in electrostatic path it means if you are having charge को यहाँ पे it's point P1 it's point P2 आप ऐसे घूमोगे ठीक है ना ऐसे देखो इसकी कंट्रीब्यूशन होगी इक्वल टू दैट ऑफ दिस बट इन अपोजिट डायरेक्शन नेट ई डॉट डी एल होगा जीरो आर यू गेटिंग मी आई होप आपको ऊपर वाला समझ आया होगा देखो मैं लिखाता नहीं हूँ आई डोंट राइट टू मच बट मैं एक्सप्लेन करता हूँ सारा कुछ यहाँ पे ठीक है ना नाउ लाइन इंटीग्रल हो गए नाउ मूव टू द पोटेंशियल डिफरेंस नाउ अगर आप हाँ आपने यहाँ पे देखा दैट पाथ ए और पाथ बी का जो लाइन इंटीग्रल है इट इज सेम इन electrostatic field that means because the line integral electrostatic field is path independent है ना ये path independent path A में भी उतना ही आया path B पे उतना ही आया जब मैं पॉइंट P1 से पॉइंट P2 तक जाता हो हम इस क्वांटिटी को हम इस लाइन इंटीग्रल को डिफाइन करेंगे टू डिफाइन we can use it line integral to define some scalar quantity जिसका नाम हम phi रखेंगे सो क्या है सी नाउ चूंकि मेरा जो लाइन इंटीग्रल है ये पाथ इंडिपेंडेंट निकला जब मैं पॉइंट ए से बी तक जाता हूँ तो ये पाथ इंडिपेंडेंट निकला तो मैं इसको डिफाइन करूंगा टू डिफाइन सम स्केलर क्वांटिटी तो वेक्टर नहीं कर सकते बिकॉज इट्स डॉट ठीक है ना तो मैं इसको डिफाइन करूंगा टू डिफाइन मैं आई कैन यूज इट टू डिफाइन सम स्केलर क्वांटिटी जिसका मैं पोटेंशियल डिफरेंस भी नाम रखता हूँ सो इट्स फाई P1 टू P2 फाई P1 टू P2 किसके बराबर होगा नेगेटिव साइन लगानी है जहां से निकले P1 फर्स्ट पॉइंट P1 टू P2 फाइनल पॉइंट E डॉट डी एल या E डॉट डी एस भी लिख सकते हैं ठीक है ना दिस 521 इज द वर्क डन ये क्या है एक्चुअली ये है ना वर्क डन पर यूनिट चार्ज in moving a positive charge from point P1 to P2 in the electric field isn't it जो मेरा ये क्वांटिटी है ये है ना वर्क डन पर यूनिट चार्ज ठीक है इन मूविंग ए पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट P1 टू P2 सी मेरा वर्क डन जो होता है इट्स F डॉट डी एस F इज इक्वल टू E बाई Q डॉट डी एस नहीं सॉरी E Q dot ds work done divided by charge is E dot ds so क्या हुआ so जो मेरा 521 है it's work done over charge isn't it so I can define this phi as like this okay see अब मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन किया how 521 is the work done over charge. So 521 is the work done per unit charge and moving a positive charge from point P1 to P2 in the electric field E when I am having some charge Q there. जो 521 है it's the single valued function between two points P1 and P2 in the electrostatic field. ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन है आप चाहे किसी भी पाथ से चले जाओ आपको सिंगल वैल्यू ही मिलेगा लाइन इंटीग्रल का दैट मीन्स 521 ये क्या है एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन है क्या है ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन बिटवीन टू पॉइंट्स पोजीशन या व्हाटएवर ओके हम इसी को इस क्वांटिटी को इस इंटीग्रल को क्या नाम देते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स yes so what's electric potential difference between two points it is nothing but the work per unit charge done in moving a positive charge point P1 to point P2 in the electric field E electric potential difference is the single valued function क्या है ये single valued function है इसका यूनिट जो होगा इट इज जूल और कूलम्ब
इसका दूसरा जो सी जी एस यूनिट है, इट्स इर्ग और ए एस यू और स्टेट वोल्ट भी है। ठीक है। 1 कूलम जो होता है बराबर 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁹ ESU। ठीक है ना। 1 वोल्ट जो बराबर होता है इट्स इक्वल टू 100 और 300 क्या स्टेट वोल्ट। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस सॉल्व न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या था मेरा, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस एक सिस्टम का होता है। पोटेंशियल डिफरेंस एक सिस्टम का होता है, चार्ज सिस्टम का होता है कि कितना चार्ज कितनी वर्क डन लगती है मुझे ये सिस्टम असेंबल करने में। मगर पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम, इज डिफरेंट देन दैट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ओके, दो हो गए खत्म। ओ ओ ओ ओ नो नो नो, नाउ इट्स ग्रेडियंट। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे था। ओके, आर यू गेटिंग मी? देखो सब कुछ हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। नाउ मूविंग टू द थर्ड पॉइंट, ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन। सो लेट्स डू इट। ओके, ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन। देखो पोटेंशियल डिफरेंस जो था इट्स 5 to 1 इक्वल टू माइनस इंटीग्रल P1 to P2 ओके E डॉट डी एस। अगर आप अच्छे से यहाँ पे देखोगे, जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस इज द इंटीग्रल किसका, इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल डिफरेंस जो है, अगर मैं डेरिवेटिव लगाऊंगा दोनों साइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है इज द डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल फंक्शन। सिंपल, पोटेंशियल फंक्शन। सो अगर आपके पास फंक्शन दी गई हो, पोटेंशियल फंक्शन दी गई, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालना है, विल सी दैट। देखो ग्रेडियंट ऑफ स्केलर, ग्रेडियंट पे हम ज़्यादा चर्चा यहाँ पे नहीं करेंगे। आई विल जस्ट कवर लिटिल बिट, जो कि मुझे गॉस लॉ में यूज़ होगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट। मैं मैथमेटिकल फिजिक्स भी कवर कर लूँगा लेटर ऑन, बट नॉट दिस टाइम। ओके, सो व्हाट्स ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन? फील्ड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज इन सम सेंस द डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। मेरे पास कोई फंक्शन है, सपोज आई एम हैविंग सम फंक्शन एक्स वाई जेड, स्केलर फंक्शन है, कौन सी है, स्पेस में। ठीक है ना। मैं इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालूंगा, मतलब डेल एफ और डेल एक्स, डेल एफ और डेल वाई, डेल एफ और डेल जेड। मुझे पार्शियल डेरिवेटिव्स इसके निकालने हैं, दे शुड बी कंटिन्यूअस ओवर सम स्पेस। ठीक है ना। फिर क्या करना है मुझे, देन देखो ये कोई वेक्टर नहीं है, इट्स स्केलर, इट इज। इसको वेक्टर बनाने के लिए देखो ये एक्स में मैंने पार्शियल डेरिवेटिव निकाला ना। इस स्केलर को वेक्टर बनाने के लिए आई विल जस्ट मल्टीप्लाइड इट बाय एक्स कैप। ये वेक्टर बन जाएगा इसको वाई कैप से, इसको जी कैप से। सो जो मेरा फंक्शन एफ था अभी तक था ये स्केलर, मैं ऐसी कोई साइन इस पे लगाऊंगा, नाउ इट्स वेक्टर। सो इट्स इक्वल टू एक्स कैप डेल एफ ओवर डेल एक्स, वाई कैप डेल एफ ओवर डेल वाई। कुछ नहीं करना है, देखो मैंने आपको जानना नहीं है अभी डीपली कि व्हाट्स ग्रेडियंट। यू जस्ट नीड टू नो कि स्केलर फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे, स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं। आपके पास कोई स्केलर फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई जेड, पहले आप पार्शियल डेरिवेटिव्स उसके निकालोगे विद रेस्पेक्ट एक्स वाई जी, फिर एक्स कैप वाई कैप जी कैप से मल्टीप्लाई करोगे, सो दैट कि वो फंक्शंस आपको, स्केलर फंक्शंस आपका वेक्टर बन जाए। तो उसको डिनोट करोगे बाय उल्टा ट्रायंगल, दिस उल्टा ट्रायंगल इज कॉल्ड ग्रेडियंट, ग्रेडियंट ऑफ एफ। नाउ दिस इज वेक्टर। सो अगर आप एफ एक स्केलर फंक्शन का वेक्टर बनाना है तो कैसे, बाय मीन्स ऑफ ग्रेडियंट। सो ग्रेडियंट होता है बराबर एक्स कैप डेल एफ और डेल एक्स प्लस दिस एंड दैट। ओके, let f of x y z be analytic function with its partial derivatives this and that. We can construct at every point in space a vector.
हम स्पेस में हर जगह वेक्टर बना सकते हैं इस स्केलर फंक्शन का बाय मीन्स ऑफ ग्रेडियंट। ओके, ग्रेडियंट आपको समझ आया आया ना? यू हैव टू डू नथिंग। आपके पास स्केलर फंक्शन है, स्केलर फंक्शन का वेक्टर बनाना है। कैसे? आपको पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालने हैं, फिर एक्स कैप वाई कैप और जी कैप से यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई। ओके, सो मेरा जो स्केलर फंक्शन है, मेरी जो स्केलर फंक्शन है कौन सी है? मेरी स्केलर फंक्शन पोटेंशियल डिफरेंस। क्या मैं पोटेंशियल डिफरेंस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूं? मैंने अभी ग्रेडेड आपको पढ़ाया। नाउ लेट्स डू दैट। सो derivation of field from potential. Okay, suppose consider, I will write it down पहले। सपोज आपके पास फाई है पोटेंशियल डिफरेंस एट नियर टू पॉइंट्स। आपको पता है एक्स वाई जी पे फाई कितना है और एक्स प्लस दिस और दिस पॉइंट पे कितना है। आपको निकालना है चेंज इन फाई। जब आप एक्स वाई जी से जाओगे, एक्स प्लस डी एक्स, वाई प्लस डी वाई, जी प्लस डी जेड, तो फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग आपका जो फाई होगा, चेंज इन फाई होगा, इट्स डेल फाई ओवर डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल, ये आपको पता होना चाहिए, डेल फाई ओवर डेल वाई डी वाई प्लस डेल फाई ओवर डेल जेड डी जेड। आर यू गेटिंग मी और नॉट? इट्स कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन। सॉरी। सो आपको फाइव पता है एट एक्स वाई जी और एक्स प्लस डी एक्स, वाई प्लस डी वाई, जी प्लस डी जेड। आपको जो चेंज इन फाइव है, जब आप एक्स वाई जी से जाओगे इस सेकंड पॉइंट पे, तो चेंज कितनी होगी फाइव में? इट्स गिवन बाय फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा। ओके, हाँ। नाउ ऑल्सो वी हैव चेंज इन फाइव जो है, इज इट ई डॉट डी एस, या रुको, इज इट फाइव इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डी एस? सो चेंज इन फाइव जो है इट्स ई डॉट डी एस। ओके, डी एस क्या है मेरा? इज इट डी एस इक्वल टू एक्स कैप डी एक्स प्लस वाई कैप डी वाई प्लस जेड कैप डी जेड? कुछ और है? 3D में तो यही है ना, डी एस है वेक्टर। देखो डी एस एक्चुअली होता है बराबर डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड, पर डी एस यहाँ पे कैप भी है, तो ये वेक्टर है, तो एक्स कैप वाई कैप जी कैप आपको लगाना पड़ेगा। दस by using this, is it electric field E equal to minus gradient of phi when you use 1 2 and 3, using 1 2 and 3, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकला, इट इज़ द नेगेटिव ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ फाई। जो माइनस साइन है, इट इज़ बिकॉज का इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है फ्रॉम पॉजिटिव पोटेंशियल टू नेगेटिव पोटेंशियल। मगर जो ग्रेडियंट ऑफ फाई है, इसकी प्रॉपर्टी है कि ये पॉइंट आउट है होता है इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फाई। फाई और ई आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ग्रेडियंट ऑफ फाई goes from higher to lower, whereas इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अपोजिट जाता है। ठीक है ना? सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ फाई। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा फ्लक्स दिया गया है के एक्स कामा वाई, के इज सम कांस्टेंट। ओके, तो मुझे फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आई नो दैट ई इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ फाई माइनस ग्रेडियंट ऑफ फाई कितना है? माइनस के एक्स वाई, इट इज डेल्टा के एक्स वाई। ओके, के इज कांस्टेंट, के इज कांस्टेंट, सो इट्स के डेल ओवर डेल एक्स एक्स वाई प्लस डेल ओवर डेल वाई एक्स वाई, के it is y plus it's x, so it's k of
x प्लस वाई इज द आंसर। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। सॉरी, हाँ हाँ, वन सेकेंड, इट्स एक्स कैप, इट्स वाई कैप। ठीक है, दिस इज योर आंसर। ओके, क्वेश्चन भी हो गया इसी के साथ। सॉरी, मुझे थोड़ी सी यहाँ पे यार पेन है इस टाइम। सो मैंने आपको ग्रेडियंट से ये भी सिखाया है कि पोटेंशियल डिफरेंस से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। वी सिंपली यूज द ग्रेडियंट। ग्रेडियंट आपको पता होना चाहिए। ग्रेडियंट कब हम यूज़ करते हैं? जब मुझे कोई स्केलर फंक्शन को वेक्टर फंक्शन बनानी होती है। ओके, हो गया मेरा ये भी। नो नो, ओके, नाउ डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर फंक्शन देख। सो लेट्स डू इट। सी, मेरे पास कोई फंक्शन है, सॉरी मेरे पास कोई वॉल्यूम है v। ओके, यहाँ पे मैंने छोटा वाला सेक्शन ले लिया इस वॉल्यूम का, जिसका एरिया वेक्टर है डी ए इन दिस डायरेक्शन, और एरिया है डी ए। ओके, सरफेस है एस। यहाँ पे जो फंक्शन है इट्स एफ। एफ कोई फंक्शन, तो फ्लक्स जो होगा मेरा, नेट फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस कितना होगा? सरफेस इंटीग्रल एफ डॉट डी ए। ठीक है, अगर मैं इसी वॉल्यूम को अब छोटे छोटे सेक्शंस का बना लूंगा, जो मेरा 5 है ये होगा बराबर वन, अगर एन पार्ट्स बनाऊंगा, सो इजंट इट इक्वल टू इंटीग्रल एस आई एफ डॉट डी ए आई? इजंट इट इक्वल टू दिस? ये और ये सेम है ना? यहाँ पे मैंने सेक्शंस ले लिए, यहाँ पे ये, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। आर यू गेटिंग मी आर नॉट? यू हैव टू जस्ट कंसिडर वॉल्यूम वी ऑफ सम शेप, और जो इसका सरफेस को हम डिनोट करेंगे बाय एस, तो फ्लक्स होगा इस सरफेस में दिस। नाउ मैं इस सरफेस इस वॉल्यूम को सब डिवाइड करता हूँ। v इज इक्वल टू वी आई प्लस वी टू प्लस वी थ्री प्लस वन सो फोर, इसलिए सेम हियर इन सरफेस एस इज इक्वल टू एस वन प्लस एस टू प्लस एस थ्री। सेम यहाँ पे मैंने ये यूज़ किया, और ये तो है ये ओरिजिनल। तो जब मैं समेशन करूंगा इन छोटे छोटे को, तो मैं मुझे अगेन 5 मिलेगा। ओके, इट्स 5 हियर, इट्स 5 हियर, सो इट्स सरफेस इंटीग्रल एफ डॉट डी ए। नाउ यू हैव नोटिस्ड दैट जब मैं डिवीजन कर रहा हूँ, सेक्शंस बना रहा हूँ, तो वॉल्यूम भी डिवाइड हो रहा है। तो मैं एक फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन करूँगा, सरफेस इंटीग्रल एस आई एफ डॉट डी ए आई डिवाइडेड बाई इसका वॉल्यूम वी आई। ठीक है ना? आर यू गेटिंग मी आर नॉट? इसी को मैं डाइवर्जेंस नाम देता हूँ, जिसको मैं डिनोट करता हूँ डी आई वी एफ से। सो डाइवर्जेंस ऑफ एफ किसके बराबर होता है? जब मेरा लिमिट वॉल्यूम गोज टू जीरो, मैं छोटे छोटे पीसेस बना देता हूँ। ठीक है, 1/vi सरफेस ऑफ आई एफ डॉट डी ए। डाइवर्जेंस ऑफ एफ जो है इट्स द फ्लक्स आउट ऑफ वी आई पर यूनिट वॉल्यूम इन द लिमिट ऑफ इनफिनिटेसिमल वी आई इट्स स्केलर क्वांटिटी। आप समझ आ रहा है कुछ? डाइवर्जेंस कुछ भी नहीं है, आपको जस्ट फ्लक्स निकालना है, उसको डिवीजन करना है बाय वॉल्यूम एलिमेंट, यू गॉट योर डाइवर्जेंस। आपके पास सरफेस है, आपके पास वॉल्यूम है v और सरफेस s है, और वेक्टर फील्ड जो है इट्स f हियर। ठीक है ना? सो डाइवर्जेंस जो है f का, इट इज सरफेस इंटीग्रल, इट इज सरफेस इंटीग्रल f डॉट डी ए टोटल एरिया डिवाइडेड बाय वॉल्यूम v। इट इज द डाइवर्जेंस, सिंपल। डाइवर्जेंस इज द फ्लक्स आउट ऑफ vi। ओके, नाउ देखो, मैंने आपको अभी भी बताया दैट ये मैथमेटिकल फिजिक्स है, बट थोड़ा सा यहाँ पे मैं टच कर रहा हूँ इनको, कि मैं डिफाइन कर रहा हूँ डाइवर्जेंस ऑफ एफ क्या होता है। अब मैं इसी डाइवर्जेंस ऑफ एफ को यूज़ करूँगा। तो
derive the Gauss's theorem in differential form. ओके देखो, मेरा जो फ्लक्स फाई था, इट इज सरफेस इंटीग्रल एफ डॉट डी ए। सॉरी, ये फ्लक्स है, पोटेंशियल नहीं है। फ्लक्स फाई इज द सरफेस। अगर मैंने इसी सरफेस को सेक्शंस बनाए, एन सेक्शंस, तो मेरा फ्लक्स फिर भी सेम होगा। इट इज एफ डॉट डी ए। क्या मैं ये लिख सकता हूँ समेशन आई इक्वल टू 1 to n वी आई सरफेस इंटीग्रल एस आई एफ डॉट डी ए ओवर वी आई कैंसिल होगा, मेरा फिर भी सेम आएगा। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? ओके, आई कैन राइट इट। नाउ नाउ अगर मैं इन्फिनाइट पीसेस बना लूँगा, इफ माई एन गोज टू इन्फिनिटी, तो मेरा वॉल्यूम जो है वी आई इट टेंड्स टू जीरो। सो जो मेरी ब्रैकेट वाली टर्म है, देन ब्रैकेट टर्म बिकम्स डाइवर्जेंस ऑफ फील्ड एफ एंड सम गोज इनटू वॉल्यूम इंटीग्रल। जब ये कंडीशन में क्या होगा, सम कहाँ पे जाएगा? इंटीग्रल फॉर्म में, इन्फिनिटी वाले में हो जाएगा ना ये। ओके, और ब्रैकेट वाली टर्म ये, तो मैं लिख सकता हूँ सरफेस इंटीग्रल एफ डॉट डी ए नेट फ्लक्स जो है, इट्स वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ एफ डी वी। कैसे? सरफेस इंटीग्रल एफ डॉट डी ए ओवर वॉल्यूम एलिमेंट किसके बराबर होता है? डाइवर्जेंस ऑफ एफ। और ये जो है, इसको कौन खा लेगा? इंटीग्रल। यहाँ पे आएगा ना फिर इंटीग्रल डी वी, खत्म। ओके, so you can write it this when you apply these conditions, when you subdivide the volume v by infinity parts, तो each volume जो होगा it tends to zero. Okay, now no, what? Okay, we have Gauss's law. Gauss's law जो है मेरा, it is surface integral E dot dA is equal to 1 by epsilon naught वॉल्यूम इंटीग्रल रो डी वी। किया था हमने पहले लेक्चर में। इफ द डाइवर्जेंस थ्योरम होल्ड्स, ये जो है ना, ये डाइवर्जेंस थ्योरम है। क्या है ये? डाइवर्जेंस थ्योरम। बिफोर गोइंग फर्दर, इट्स कॉल्ड गॉशस थ्योरम। ओके, we have Gauss's law. Surface integral E dot dA equal to 1 by epsilon naught. Isn't this equal to 1 by epsilon naught Q enclosed? Q enclosed के बराबर मैंने ये लिखा, कुछ किया नहीं। ओके, सो क्या मैं लिख सकता हूँ सरफेस इंटीग्रल E dot dA, सरफेस इंटीग्रल E dot dA is equal to वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ E dV? क्यों? I just have used this Gauss's theorem here. यहाँ को मैंने, यहाँ पे जनरल कोई फंक्शन था f, इसी वेक्टर फंक्शन था f, यहाँ पे मैंने इसी फंक्शन को रिप्लेस किया बाय e. नाउ e इज माय व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड। इज इट can't I write this? Surface integral of E dot ds is called volume integral of divergence of E dV. Okay, now from these two equations, isn't it divergence of electric field equal to rho over epsilon naught? The is it this देखो आपको सॉरी, ये और ये इसको कंबाइन, इसको मैच करना है। आपको डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। इट इज गॉस's लाइन डिफरेंशियल फॉर्म, खत्म। It's the relation between charge density and electric field.
दैट्स इट, यही हमें निकालना था और इसी के साथ मेरा गॉसेस लॉ पूरा ख़त्म हो गया। ठीक है ना? आई होप आपको समझ आया होगा। इट वॉज अ वेरी लेंथी लेक्चर और एक्सप्लेनेशन भी मैंने दी जितनी मुझे देनी थी, एंड नाउ इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू। थैंक्स।